नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले आपके उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो उत्तराखंड के जो भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का अक्षांश स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड की जो अक्षांश स्थिति है, आपके उत्तरी अक्षांश में उत्तराखंड स्थित है और ये आपके 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट के बीच स्थित है। और अगर 31 डिग्री 27 मिनट में से आपका 28 डिग्री 43 मिनट को माइनस कर दें तो उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है ये आपका 2 डिग्री 44 मिनट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का देशांतरीय स्थिति कितनी है। तो उत्तराखंड की जो देशांतरीय स्थिति है, आपके उत्तराखंड एक तो आपके पूर्वी देशांतर में है और ये आपके 77 डिग्री 34 मिनट है और ये आपकी 81 डिग्री 2 मिनट तक आपके उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति है। और जब आपकी 81 डिग्री 2 मिनट में से आपके 77 डिग्री 34 मिनट अगर माइनस करेंगे तो आपका 3 डिग्री 28 मिनट निकल के आएगी। यानी उत्तराखंड की जो देशांतरीय विस्तार है ये आपका 3 डिग्री 28 मिनट है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार अधिक है या देशांतरीय विस्तार अधिक है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड का अक्षांश देशांतरीय विस्तार अधिक है और अक्षांशीय विस्तार कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर ये आपके 358 किलोमीटर है और उत्तराखंड की जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण तक आपकी इसकी 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपके लगभग 625 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में लगी चाइना के साथ सीमा की लंबाई कितनी है। तो चाइना के साथ उत्तराखंड की जो लंबाई है आपकी 350 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की सीमा के साथ कितनी लंबाई लगी हुई है। तो नेपाल के साथ आपके 275 किलोमीटर लगी हुई है। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपके 625 किलोमीटर है, जिनमें से आपके 350 किलोमीटर आपके चाइना के साथ है और 275 किलोमीटर आपके नेपाल के साथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड देश में स्थित है। तो उत्तराखंड जो देश में स्थित है ये आपको उत्तरी पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के हिमालय में स्थित है। तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड राज्य की जो हिमालय में स्थित है ये आपके पश्चिम मध्य हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड का जो आकार है ये आपका आयताकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का आपका 1.69% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के जो सभी 36 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्रफलों की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का स्थान आपका 20वां है। यानी सभी राज्यों केंद्र शासितों को मिलाकर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो उत्तराखंड का आपका 20वां स्थान आता है। और अगर केवल आपके राज्यों को की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का आपका 18वां स्थान आता है। तो ध्यान रखना कि राज्यों और केंद्रों को मिलाकर देखें तो उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां नंबर आता है और केवल अब राज्यों की अगर बात करें तो हमारा उत्तराखंड का नंबर आपका 18वां आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड जो है ये आपके जो देश के जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है इनमें से 16 ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल आपके उत्तराखंड से कम है। जैसे आपका पंजाब का क्षेत्रफल भी उत्तराखंड से कम है, हरियाणा का भी कम है, केरल का भी कम है, मेघालय का भी कम है, मणिपुर का भी कम है, मिजोरम का भी कम है, नागालैंड का भी कम है, त्रिपुरा सिक्किम गोवा का भी उत्तराखंड से कम है, पुदुचेरी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दिल्ली चंडीगढ़ दादर नगर हवेली का भी राज्यों का क्षेत्रफल भी उत्तराखंड से कम है। यानी 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल पर्वतीय भाग कितना है। तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें आपका जो पर्वतीय भाग है आपके 86.7% है। तो ये आपको परसेंटेज में याद रखना, ये याद नहीं रखना कि 46,035 वर्ग किलोमीटर या 4,635 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है। आप इसको परसेंटेज में याद रख लेना। और उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है ये आपके 7,448 वर्ग किलोमीटर है और इसको क्षेत्रफल में देखें तो आपके 13.93% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितना भाग है। तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल में देखें तो 60.67% जो क्षेत्रफल है आपके गढ़वाल मंडल में आता है और 39.33% आपके कुमाऊं मंडल में आता है। या इसको मोटा मोटा इस तरह से याद रखना कि जो गढ़वाल मंडल है इसमें जो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है आपके 60% के आसपास आता है और कुमाऊं मंडल में आपके 40% के आसपास आता है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपका चमोली जनपद है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के सभी क्षेत्रफल घटते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद जो है आपका चमोली जनपद है, और चमोली का क्षेत्रफल आपका 8030 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको उत्तरकाशी है, और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल आपका 8016 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पिथौरागढ़ जनपद है, और पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल आपका 7090 वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर का सबसे बड़ा जनपद जो है आपका पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल आपका 5329 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तराखंड के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। तो ये चार नाम आप आगे से रख लेना। और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है आपका चंपावत जनपद है, और चंपावत का क्षेत्रफल आपका 1766 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर का सबसे कम क्षेत्रफल है आपका रुद्रप्रयाग का है, और रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल आपका 1984 है, या यूँ बोलें कि 1984 है। और तीसरे नंबर का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है ये आपका बागेश्वर जनपद है, और इसका क्षेत्रफल आपका 22,246 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर का सबसे छोटा जनपद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हरिद्वार है। तो चार नाम आप आगे से याद रख लेना, चार नाम आप पीछे से याद रखना। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल चमोली का, और सबसे कम क्षेत्रफल आपका चंपावत का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो उत्तराखंड की अगर प्राकृतिक सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर में तो आपका तिब्बत हिमालय है, पश्चिम में आपकी टोंस नदी है, पूर्व में आपकी काली नदी है, और दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में आपका तराई क्षेत्र है। तो ये उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी उत्तर में उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा की अगर बात करें तो उत्तर में हिमालय, तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, और दक्षिण पूर्व में आपका तराई क्षेत्र है। उत्तराखंड की अगर राजनीतिक सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व में तो आपका नेपाल है, उत्तर में आपका तिब्बत या चाइना है, और पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ये उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा है। उत्तराखंड की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपको उत्तर में तो आपके चाइना के साथ है, और पूर्व में आपके नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल का द्वार किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का द्वार आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार को कहते हैं। कुमाऊं का द्वार किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का द्वार आपके नैनीताल के काठगोदाम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड की राज्य की जो सीमा है आपके दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। जो सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड जो सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है, ये आपकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, और इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम सीमा रेखा जो बनाता है उत्तराखंड, ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। और उत्तराखंड जो है या हिमाचल के साथ आपके दो जनपद आपके हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, एक आपका देहरादून है, दूसरा आपका उत्तरकाशी है। अगला क्वेश्चन करा कि सर्वाधिक राज्यों को साथ स्पर्श करने वाला जनपद कौन है? तो उत्तराखंड का जो राजधानी देहरादून, ये देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करने वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं। देहरादून जनपद, हरिद्वार जनपद, पौड़ी जनपद, नैनीताल जनपद और उधम सिंह जनपद। तो उत्तराखंड के 5 जनपद ध्यान रखना, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। हिमाचल प्रदेश के साथ आपके दो जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं, एक तो देहरादून है, दूसरा आपका उत्तरकाशी जनपद है। नेपाल के साथ कितने जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद। और चाइना के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद ही अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 3 जनपद कौन से? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जनपदों का नाम आप कैसे याद रखना? तो आप सीपीयू से इसको याद रख लेना। सीपीयू से आप देख, जैसे उधम सिंह या ऊपर देखें, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और उत्तरकाशी हो गया, है ना? तो ये आपके चाइना के साथ हो गए। और फिर आपको ऊपर से नेपाल के साथ देखें तो आपका चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और उधम सिंह नगर हो गया। तो सीपीयू से इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्व पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जनपद है आपका पिथौरागढ़ जनपद है, और सबसे पश्चिमी जनपद है आपका देहरादून जनपद है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद जो है आपका उत्तरकाशी जनपद है, और सबसे दक्षिण जनपद आपका उधम सिंह नगर है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद आपका पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी जनपद आपका देहरादून है, सबसे उत्तरी जनपद आपका उत्तरकाशी है, और सबसे सबसे उत्तरी जनपद आपका उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी जनपद आपका उधम सिंह नगर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला राज्य जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद है, और ये आपके नेपाल के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का वो जिला जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो अपने दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और देहरादून एकमात्र ऐसा जनपद है जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा है ये आपको उधम सिंह नगर की है, और सबसे छोटी सीमा जो है ये आपकी नैनीताल जनपद की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल जनपद है ये आपके 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत श्रेणियों में स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं। तो पर्वत श्रेणियों में जो प्रमुख नगर ये आपका नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, डीहाट है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, पौड़ी मसूरी है, आपके पर्वत श्रेणियों के प्रमुख नगर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर कौन से हैं? तो पर्वत घाटियों में आपके देहरादून में पर्वत घाटी में, चंपावत में पर्वत घाटी में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अभी आपके पर्वत घाटी में बसे हुए हैं। इससे आगे हम उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो भौगोलिक संरचना से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धरातलीय विन्यास, स्थल शैल क्रम और उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 8 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका गंगा का मैदान है, दूसरा आपका तराई क्षेत्र है, तीसरा आपका बाबर क्षेत्र है, चौथा आपका शिवालिक क्षेत्र है, पांचवा आपका दून क्षेत्र है, छठा आपका लघु मध्य हिमालय क्षेत्र है, सातवां आपका वृद्ध या उच्च हिमालय क्षेत्र है, आठवां आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो है ये आपके दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसको ध्यान रखना, सबसे दक्षिण में आपका गंगा का मैदान है, और सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। गंगा के उत्तर में आपका तराई क्षेत्र है, और तराई के उत्तर में आपका बाबर क्षेत्र है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपका वृद्ध हिमालय क्षेत्र है, और वृद्ध हिमालय के नीचे आपका मध्य लघु हिमालय है। तो इस तरह को या तो इसको नॉर्थ से साउथ याद कर लेना, या साउथ से नॉर्थ इसको याद कर लेना, क्योंकि आपसे सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं कि दून क्षेत्र किस हिमालय के बीच है, या दून क्षेत्र किन किन के बीच स्थित है। तो आपको बताना होगा दून क्षेत्र आपके शिवालिक क्षेत्र और लघु हिमालय के बीच स्थित है। पूछ सकते हैं कि तराई क्षेत्र किसके बीच है। तो ध्यान रखना, आपको गंगा का मैदान और बाबर के बीच है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो मध्य हिमालय किसके बीच है। तो आपको बताना होगा दून क्षेत्र और वृद्ध हिमालय के बीच स्थित है। तो ये इस टाइप के सवाल जो होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, और अगर इसको आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, या दक्षिण दक्षिण से लेकर उत्तर तक इसको अगर क्रम से याद कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के किस जनपद में अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है इसका जो अधिकांश भाग है आपके गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं जो देखने को मिलेंगे आपके तराई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र में तरी वाला नाम से भी जाना जाता है। तो जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे अधिक बारिश होती है, जिस कारण यहाँ की भूमि जो होती है दलदली होती है, और ये नमी वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए इसको तरी वाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं। तो जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे आपके ना उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि हरियाणा, बंगाल, पंजाब अन्य क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तराई के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र को कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र के उत्तर में आपका बाबर क्षेत्र है, और ये बाबर क्षेत्र जो होता है ये आपका कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त होती है। तो जो बाबर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है आपके कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को कहा जाता है। तो बाबर क्षेत्र के जो उत्तर में आपका शिवालिक हिमालय, और इस शिवालिक हिमालय को आपके बड़ा हिमालय और हिमालय का पाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई या ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक रेंज की जो इसकी जो औसत चौड़ाई है ये आपकी 10 से 20 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई आपकी 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व या 3 करोड़ वर्ष पहले मायोसीन से आपके निम्न प्लाइस्टोसीन युग के बीच हुआ था। तो जो शिवालिक श्रेणी या शिवालिक रेंज है, इसका जो निर्माण हुआ था ये आपके 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, और ये आपके हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये आपके मायोसीन से लेकर आपके निम्न प्लाइस्टोसीन युग के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटक केंद्र में स्थित है। तो उत्तराखंड के जो ज्यादातर पर्यटक स्थल है ये आपके शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है। तो देहरादून का जो मंदारसू है, बड़कोट, ऋषिकेश आदि क्षेत्र है, यहाँ से आपके जो चूना डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है, ये आपका चूना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो शिवालिक पहाड़ियों में आपके प्राचीन काल में आपके मोनाक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक शब्द शिव और अलग शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है शिव की भौहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के 3 श्रेणियों में से जीवाश्म किस में पाए जाते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय हैं इसमें आपके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य, चौरस, समतल और क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है। तो जो शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय इसके बीच जो घाटियां पाई जाती है, इनको आपके पश्चिमी उत्तराखंड में तो दून कहते हैं और पूर्व में इसको द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच चौरस घाटियों को क्या कहते हैं। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो चौरस घाटियां पाई जाती है इसको आपके दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के कुछ भागों में घाटियों का समतल भूमि को कहा जाता है। तो उत्तराखंड के कुछ भागों में जो घाटियां जहाँ समतल भूमि होगी उसको आपको सैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरा जो है ये आपके देहरादून में है, कोटरी और चौखंबा आपके पौड़ी गढ़वाल में है, पतली और कोटा दून जो है ये आपके नैनीताल में, और ये आपके देहरा, कोटरी, पतली, नैनी जो है ये आपके दून और द्वार हैं, उत्तराखंड के दून और द्वार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध दून द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। तो जो देहरादून है ये आपके उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून द्वार है, और इसकी लंबाई आपके 70 किलोमीटर है और चौड़ाई आपकी 24 से 32 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मध्य हिमालय में कितना चौड़ा और कितना ऊंचा है। तो उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय है आपके 70 से 100 किलोमीटर के बीच तो ये चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई आपकी 1200 से 4500 मीटर की बीच में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसूरी जो है इसको पहाड़ों की रानी के उपनाम से जाना जाता है, और ये पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है। तो जो मसूरी है ये आपके मध्य हिमालय रेंज में आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों से बने हैं। तो जो मध्य हिमालय श्रेणी के जो चट्टाने हैं, जो मध्य हिमालय की जो चट्टाने हैं या मध्य हिमालय श्रेणी की जो चट्टाने हैं ये आपके प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों से बने हुए हैं, और इसमें आपके स्लेट, चूना पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट, नीस, ग्रेनाइट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल में स्थित है। तो कुमाऊं क्षेत्र के जो अधिकांश ताल है ये आपके मध्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण ढाल में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा कि प्राचीन ग्रंथों में वृद्ध हिमालय को कहा जाता है। तो प्राचीन ग्रंथों में आपके वृद्ध हिमालय को आपकी हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार प्रकार के जो वन देखने को मिलेंगे, ये कोणधारी वन जो होते हैं ये आपके मध्य हिमालय की रेंज में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत दूधातोली जो श्रृंखला है को कहा जाता है। तो जो दूधातोली रेंज है ये आपके अ, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में है। इसका जो 60% भाग है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है और 40% भाग आपका चमोली में आता है, और ये दूधातोली श्रेणी आपके लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, और इसको आपके उत्तराखंड का पामीर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूधातोली श्रेणी है यहाँ से उत्तराखंड की कितनी नदियाँ निकलती है। तो दूधातोली श्रेणी से उत्तराखंड की 5 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी पश्चिमी रामगंगा का होता है, दूसरी आपकी जो अटागाड़ नदी है इसका उद्गम भी आपके दूधातोली श्रेणी से होता है, और जो पश्चिमी और पूर्वी नैयार इनका उद्गम भी आपके दूधातोली श्रेणी से होता है, और जो भुनो नदी है इसका उद्गम भी आपके दूधातोली श्रेणी से होता है।
अगला ऑप्शन करा कि गैरसैंण स्थित है, तो जो गैरसैंण है ये आपके दूधातोली श्रृंखला के पास स्थित है, और या यूं बोले कि गैरसैंण जो है ये आपके चमोली में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां स्थित है, तो उत्तराखंड की जो अधिकांश पर्वत चोटियां देखने को मिलेगी आपके वृद्ध हिमालय या उच्च हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत जो हैं ये आपकी नंदा देवी है, और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और कामेट भी उत्तराखंड की प्रमुख चोटी है। नंदा देवी होगी, पूरी नंदा देवी पूरी होगी, बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी जो है ये उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो शिखर जो शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है, तो जो त्रिशूल शिखर है ये आपके चमोली में स्थित है, और ये आपके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिखता है, और ये आपके शिव धाम के रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाली चार चोटियां कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चार चोटियां, सबसे ऊंची चोटी जो उत्तराखंड की चोटी आपकी नंदा देवी है, इसकी ऊंचाई आपकी 7,817 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कामेट चोटी है, इसकी ऊंचाई आपकी 7,756 मीटर है। उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी पूरी है, और इसकी ऊंचाई आपकी 7,434 मीटर है। और उत्तराखंड की चौथी सबसे ऊंची चोटी आपकी माणा चोटी है, इसकी ऊंचाई आपकी 7,272 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जनपद में है, तो उत्तराखंड में अधिकांश ऊंचाई वाली चोटियां जो देखने को मिलेगी आपकी चमोली जनपद में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी, बंदरपूछ, गंगोत्री पर्वत चोटियां स्थित है, तो जो भागीरथी, बंदरपूछ, गंगोत्री आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और भागीरथी चोटी की ऊंचाई आपके 6,856 मीटर है। बंदरपूछ की ऊंचाई आपकी 6,315 मीटर है, और गंगोत्री चोटी की ऊंचाई आपकी 6,672 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो जो उच्च हिमालय में आपके जो विशाल ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, इनके जो साक्ष्य मिलते हैं ये आपके प्लाइस्टोन युग के हिमच्छादन से का साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है, तो जो फूलों की घाटी है आपके वृद्ध हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन थे, तो जो वृद्ध वृद्ध हिमालय क्षेत्र के जो मूल निवासी थे ये आपके जो भोटिया जनजाति है या भोटिया लोग हैं, ये आपके वृद्ध हिमालय के मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन करा कि वृद्ध हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशुचारण हेतु आते हैं, तो वृद्ध हिमालय क्षेत्र में जो ग्रीष्म काल में जो पशुचारण के लिए जो लोग आते हैं ये आपके जाड़ और मार्ग के लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके भौगोलिक संरचना से थे। इससे आगे जो क्वेश्चन है हम जलवायु से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड जलवायु से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तराखंड में आपके मध्य मार्च से लेकर आपके मध्य जून तक होती है, और इसको उत्तराखंड में आपके रूढ़ी और करसाव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है आपके उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो ग्रीष्म काल में उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जो तापमान देखने को मिलेगा आपके शिवालिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और सबसे कम तापमान आपके वृद्ध हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन करा कि वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है, तो वर्षा ऋतु के दौरान उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है आपकी ब्राह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक हिमालय का वो कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो जो टिहरी का जो नरेंद्र नगर है ये आपके शिवालिक हिमालय में आता है, और वर्षा ऋतु में यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और उत्तराखंड का इसको नरेंद्र नगर उत्तराखंड के चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे आपके 318 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु में सबसे कम जो बारिश होती है आपके वृद्ध हिमालय के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है। यहाँ पे मात्र आपके 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो शीतकालीन बारिश होती है आपके पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून जनपद में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा है, तो उत्तराखंड में जो वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा ये आपके 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः कैसी है। तो उत्तराखंड में जो बारिश है ये आपके जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है या घटती जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में अधिकतम वर्षा 2024 में कहाँ हुई थी। तो उत्तराखंड में जो अधिकतम बारिश होती है आपकी राजधानी देहरादून में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो तापमान वाला क्षेत्र है आपका ब्राह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से लेकर आपके तराई का जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का अधिकतम तापमान कितना है। तो उत्तराखंड में अधिकतम तापमान जो देखने को मिलेगा ये आपके पंतनगर में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके 41 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे कम तापमान जो देखने को मिलेगा ये आपके वृद्ध हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में न्यूनतम तापमान कहाँ है। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो तापमान रहता है ये आपके मुक्तेश्वर में देखने को मिलेगा। यहाँ आपका आपका -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है आपकी जनवरी के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है। तो भारत में जो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है आपके दिसंबर से जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी और ये आपके मसूरी में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ देखने को मिलती है। तो मसूरी के अलावा ये घटना आपके स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी रेखा की भांति देखे तो इस दृश्य को कहते हैं। इस दृश्य को आपके विंटर लाइन कहते हैं। तो ये उत्तराखंड के जलवायु से संबंधित क्वेश्चन थे और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो प्रमुख धर्रे और हिमद्वार के बाद के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली और तिब्बत के बीच कौन कौन से धरे स्थित है। तो जो नीति धरा ये आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। किंगरी बिंगरी धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। माणा और डुंगरीला धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। और बालचा जो धराई भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। और शल और तंजुम जो धरा ये भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। कोई और ब्यूंडार धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। और चोर होती और लंग जो धरा ये भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। और घाटरलिया जो धरा ये भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। तो ध्यान रखना चमोली और तिब्बत के बीच कौन कौन से धरा है। नीति किंगरी बिंगरी माणा डुंगरीला बालचा शल तंजुम कोई भ्यूंडार चोर होती लमलंग और घाटरलिया आदि धरे चमोली और तिब्बत के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच कौन कौन से दर्रे हैं। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं आपके जो लिपुलेख धरा ये आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। गुंज धरा भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। दारमा और नवीधुरा जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। मानसया और लम्फियाधुरा जो धरा ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। ऊटा और जयंती धरा भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। और लेबी धरा भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच कौन से धरा स्थित है। तो जो थांगला और मुलिंगला धरा है ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। और नीलंग और साग चोकला धरा भी है आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन से धरे हैं। तो जो लाथूधुरा और टूपी डूंगा धरा है ये आपके चंबोली और पिथौरागढ़ के बीच है। और मार्चयोग धरा भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। और बारावती धरा भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है। तो जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये आपको उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा है। तो जो लासपा दर्रा है ये आपके चमोली और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच कौन सा दर्रा है। तो जो ट्रेल पास दर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित कौन सा दर्रा है। तो जो सुंदर डूंगा दर्रा है ये आपके बागेश्वर और चमोली के बीच है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा है। तो जो कालिंदी दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दारमा और ब्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है। तो जो सिनला दर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ में और ये आपके दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दारमा लस्सर यांगटी घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो जो गंगाचल है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और ये आपके दारमा और लस्सर लस्सर यांगटी घाटी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दारमा कुंती घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है।
तो जो नामाधरा ये आपके पिथौरागढ़ में है और ये आपके दारमा और कुंती घाटी जो है इसके बीच ये धरा स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में कौन सा प्रयुक्त धरा है। तो जो लिपुलेख धरा ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इससे आपके मानसरोवर यात्रा जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवारी पास धरा स्थित है। तो कुंवारी पास धरा जो है ये आपके चमोली के ओली के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊटा जयंती किंगरी भिंगरी सम्मिलित रूप से को कहा जाता है। तो जो ऊटा जयंती या किंगरी भिंगरी धरा है इसको तीनों को इनको शामिल करके तीन धुरा के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख धरे थे और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है। तो उत्तराखंड में आपके भूकंप भी आते हैं, भूस्खलन भी होता है, बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी, बाढ़ भी उत्तराखंड में आती रहती है, हिमखंडों का गिरना भी उत्तराखंड में आम बात है और आग लगने की घटना भी उत्तराखंड में होती रहती है। तो ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिले आते हैं। तो जो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर है ये आपके संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत कौन से जनपद आते हैं, जनपद किस में आते हैं। तो जो भूकंप जोन 5 है ये आपके अति संवेदनशील जोन है और ये आपके इसमें आपके रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जनपद आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं लेकिन उत्तराखंड में आते हैं। तो भूकंप तो कई कारणों से आते हैं लेकिन जो उत्तराखंड में भूकंप आते हैं ये आपके प्लेटों की गतिशीलता और ब्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के मुख्य केंद्रीय ब्रंश रेखा गुजरती है। तो जो उत्तराखंड में जो मुख्य केंद्रीय केंद्रीय ब्रंश रेखा है ये आपके बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच से होकर जाती है। कि या यूं बोले कि बृहद हिमालय मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। तो जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये आपके टिहरी बांध के नीचे से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाड़िया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अनुसार राज्यों में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ताजा अध्ययन के अनुसार जो सबसे ज्यादा भूकंप की दृष्टि से जो सर्वाधिक संवेदनशील जोन है ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक भूकंपीय वेधशालाएं कौन सी है। तो राज्य में स्थायी भूकंपीय जो वेधशालाएं ये आपकी 8 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं कौन सी हैं। तो उत्तराखंड को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं ये आपकी भूस्खलन और बाढ़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में अधिक भूस्खलन का कारण क्या है। तो उत्तराखंड में भूस्खलन के आने का सबसे प्रमुख कारण है एक तो यहाँ पे आपका मानवीय हस्तक्षेप है, दूसरे आपके मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि देखने को मिलती है और कच्चे पहाड़ है क्योंकि अभी जो हमारा जो हिमालय पर्वत है यह भी बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहा है और ये सबसे नवीन है और इसलिए अब ये कच्चे पहाड़ है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पहाड़ों को पूरी तरीके से पेड़ पौधों को काट के हमारे पहाड़ों को बिल्कुल नंगा कर दिया गया है। इस वजह से हमारे यहाँ भूस्खलन के घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित हुआ था। तो जो चमोली का जो जोशीमठ है या हाल ही में यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थित समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। तो जो कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा थे इनकी अध्यक्षता में आपके राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि राजीव गौबा कमेटी का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना ये आपकी जोशीमठ की भूस्खलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कौन सी थी। तो उत्तराखंड के इतिहास में जो सबसे विनाशकारी जो बाढ़ आई थी आपके 16-17 जून 2013 को आई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में आपदा से कितने लोगों की संख्या प्रभावित हुई थी। तो उत्तराखंड 2013 में जो उत्तराखंड में आपदा आई थी इसमें लगभग आपके 5,700 लोग प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में आपदा की आर्थिक क्षति कितनी हुई थी। तो 2013 में जो लगभग आपदा आई थी इसमें लगभग हमें हमारा 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र किसका था।
तो 2013 में जो आपदा आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था ये आपका केदार और मंदाकिनी घाटी में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में जो आपदा आई थी इसमें सब पर कितने गांव प्रभावित हुए थे, तो इसमें लगभग आपके 4200 गांव प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में जो आपदा आई थी इसमें कौन से प्रभावित मार्ग थे, तो इसमें 40 तो मुख्य मार्ग थे, 501 आपके संपर्क मार्ग है, 308 आपके पैदल मार्ग प्रभावित हुए थे। तो ये इस टाइप के सवाल तो मुझे लगता नहीं कि आपसे पूछ सकते हैं, ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई वृद्धि हो गई थी। तो जब 2013 में उत्तराखंड में जो आपदा आई थी तो उसमें मंदाकिनी की लंबाई आपकी 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, तो 17 जून से 2 जुलाई के बीच सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो उससे हमारी सेनाओं के द्वारा आपके ऑपरेशन सूर्योप चलाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक, यमुनोत्री मार्ग आपके 103 दिन तक बंद रहा था, जबकि केदारनाथ पूजा बाधित रही थी। तो जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी उसमें आपके जो हमारा जो केदारनाथ का जो मंदिर है यहाँ आपके 86 दिन तक आपके पूजा बाधित रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में बनाया है। तो जो सीबीएसई बोर्ड ने उत्तराखंड की जो 2013 में आपदा आई थी इसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है और इसको आपके डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार कमेटी का गठन कब किया था, तो उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन सलाहकार कमेटी का जो गठन किया गया था आपके 2013 में किया गया था और इसमें आपके 7 सदस्यों के मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव कार्य हेतु केंद्र के एनडीआरएफ के तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाले एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था, तो उत्तराखंड में जो एसडीआरएफ का गठन किया गया था आपके 2013 में किया गया था और इसका गठन आपके एनडीआरएफ के तर्ज पर किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश बांटा गया है, तो आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड को जो बांटा गया है आपके 25 सेक्टरों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों का निर्माण कार्य रोका गया है, तो जो नदी तटों पर क्षति को देखते हुए जो तटों पर जो निर्माण का जो कार्य रोका गया है आपके 1 जुलाई 2013 से रोका गया है। तो ये क्वेश्चन थे और इससे आगे हम आपके अम, उत्तराखंड के कुंड जलप्रपात और से आदि संबंधित क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो जो उत्तराखंड के जो नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड जलप्रपात से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में हर साल आपके 25 मई को आपके जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपके 2017 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है, तो ये आपके जो 2017 से संचालित किया जा रहा है। तो पूछ सकते हैं कि जल संचय, संरक्षण, संवर्धन अभियान का संचालन हर साल कब से कब तक होता है, तो 25 मई से 30 जून के बीच ध्यान रखना, और ये आपके 2017 से संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो राज्य की जो प्रमुख नदियाँ आपकी भागीरथी है, गंगा है, अलकनंदा नदी है, काली नदी है, यमुना है, टोंस है, बिलंगना है, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, जो है ये आपकी उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी काली नदी है और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपकी भागीरथी नदी है और इसकी लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। तीसरी सबसे लंबी जो नदी है आपकी अलकनंदा नदी है और इसकी लंबाई आपके 195 किलोमीटर है। और चौथी सबसे बड़ी जो नदी है आपकी कोसी नदी है और इसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूधातोली अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूधातोली श्रेणी है यहाँ से आपकी 5 नदियों का उद्गम स्थल है और वो 5 नदियाँ कौन सी है, तो जो पश्चिमी रामगंगा इसका उद्गम स्थल आपका दूधातोली है, जो अटागाड़ नदी है इसका उद्गम स्थल भी आपके दूधातोली है, और जो बिनो नदी है इसका उद्गम स्थल भी आपके दूधातोली श्रेणी है, और जो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का उद्गम भी आपके दूधातोली से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या है, तो टनकपुर के बाद जो काली नदी का नाम हो जाता है ये आपका शारदा नदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो जल प्रवाह वाली नदी है आपकी अलकनंदा नदी है।
अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो जल प्रवाह वाली नदी तो आपकी अलकनंदा है और प्रवाह पथ वाली नदी आपकी काली नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई कितनी है? तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो गंगा का जो नाम है आपका भागीरथी नदी है, और इसकी जो लंबाई है आपकी गंगोत्री से यमुनोत्री तक आपके 205 किलोमीटर है। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम आपका गंगा हो जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा की लंबाई, नाम और लंबाई क्या है? तो देवप्रयाग के बाद आपकी भागीरथी नदी का नाम आपका गंगा हो जाता है, और देवप्रयाग से हरिद्वार तक की इसकी लंबाई आपकी 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था आपके 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित किया गया था। तो कोसी नदी के लिए जो पुनर्जनन अभियान संचालित किया जा रहा था, यह आपके 2018-19 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि पुराणों में किन नदियों को मिलाकर आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में आपकी भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडा नदी, मंदाकिनी और नया नदियों को मिलाकर आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना गया है। या यूं बोले कि इन 7 नदियों को आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से फेमस थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में पूर्वी भाग प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में जो है आपकी यमुना नदी बहती है, और सबसे पूर्व में आपकी काली नदी बहती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी नदी है आपकी टोंस नदी है, और जो सबसे पूर्वी नदी है आपकी काली नदी है। क्योंकि जो टोंस नदी है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, और ये आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आपकी बाउंड्री बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बीच बॉर्डर बॉर्डर कौन बनाती है? तो उत्तराखंड हिमाचल के बीच जो बॉर्डर बनाती है आपकी टोंस नदी और यमुना नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो यमुना नदी है आपके टोंस है ये आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोंस की सुपीन शाखा निकलती है। तो जो टोंस नदी का जो निर्माण होता है ये आपके रूपीन और शुपिन नदी के मिलने से होता है। और जो शुपिन नदी है ये आपके उत्तरकाशी के बंदरपूर के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। और जो रूपीन नदी है आपके हिमाचल से निकलती है, और इस रूपीन और शुपीन को मिलने से आपका टोंस नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड की जो काली नदी है जिसको आपकी शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करा कि यमुना नदी टोंस नदी में देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में मिलती है। तो जो टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, और डाकपत और कालसी के बीच आपके यमुना नदी में आपकी टोंस नदी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद इसको जाना जाता है, तो देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम आपका गंगा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है। तो जो भागीरथी नदी है ये आपके गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और जिस स्थान से निकलती है यहाँ ये आपका शिवलिंग शिखर के पास से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन या ये भी पूछ सकते हैं आपसे सिंपल तरीके से कि शिवलिंग शिखर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गोमुख के पास जो भागीरथी ने शिवलिंग चोटी से निकलती है, तो इसमें सबसे पहले जो मिलने वाली नदी है ये आपकी आकाश गंगा है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आकाश गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना आकाश गंगा जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और सबसे पहले ये आपकी भागीरथी नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो जो रुद्र गंगा ये आपके भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलती है। केदार गंगा भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये भी आपकी गंगोत्री में भागीरथी से मिलती है। जानवी और जाड़ गंगा जो नदी है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये भी आपके गंगोत्री के पास आपकी भागीरथी नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो जो बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है ये आपकी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से आपकी बिलंगना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन करा कि बिलंगना की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जो मेदे गंगा ये आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। दूध गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है, और धर्म गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। और जो बाल गंगा इसको आपके बाल खिला के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाल गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि चमोली में अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो जो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है आपके चमोली के संतोपंथ ताल से निकलती है। या यूं बोले कि संतोपुर शिखर के अलकापुरी बाग या हिमनद या संतोपताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच प्रयागों में जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग,
ये आपके अलकनंदा में कौन सी नदी मिल जाती है? तो जो विष्णु प्रयाग है आपके चमोली में है, और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला प्रयाग भी है और सबसे ऊंचाई पर प्रयाग है। और इसमें अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का जहाँ मिलन होता है वहाँ आपका विष्णु प्रयाग है, या यूं बोले कि विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौलीगंगा का मिलन होता है। तो पूछ सकते हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा प्रयाग है, तो ध्यान रखना विष्णु प्रयाग, और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु प्रयाग तक जो अलकनंदा नदी है इसको आपके आपके विष्णु गंगा का नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना अलकनंदा का ही नाम है आपका, विष्णु गंगा भी आपके अलकनंदा नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि जो गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरती आदि नदियाँ किस सहायक नदियाँ है? तो जो गणेश गंगा है ये आपके पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। ऋषि गंगा भी आपके पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। क्योगाड़ नदी जो है ये भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और गिरती नदी भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि रवाई घाटी का वरदान कहा जाता है? तो जो रवाई घाटी आपको उत्तरकाशी में स्थित है, और रवाई घाटी का वरदान आपके कमल नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो जो नया नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है, और ये आपके पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि फूलों की घाटी में बहने वाली म्यूंडार या पुष्पावती नदी निकलती है? तो जो पुष्प तो या ताल जो है ये आपके चमोली में स्थित है, और ये आपके फूलों की घाटी में स्थित है, और यहाँ से आपके जो भ्यूंडार नदी या पुष्पावती नदी है आपकी फूलों की घाटी में बहने वाली नदी है, और ये आपके पुष्पोतया ताल से निकलती है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि पुष्पोतया ताल कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि पश्चिमी रामगंगा पौड़ी चमोली अल्मोड़ा में फैले हुए दूधातोली श्रृंखला की पूरी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है, और जो दूधातोली रेंज है ये आपके चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपके दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलती है, और 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये इसके बहने के बाद ये हमारे राज्य से बाहर चली जाती है। और जो पश्चिमी रामगंगा की जो सहायक नदी है, जो बिरमा नदी है आपके पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, और गागस और बिनो नदी भी आपके पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा जीवनदायिनी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो कोसी नदी है या कोसानी नदी है ये आपके बागेश्वर के पास आपके जो धार जगह है वहाँ से आपकी कोसी नदी निकलती है, और इसको आपके अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दापका, बाकरा, गोला, देवहा, नैनीताल से निकलने वाली और बहते हुए उधम सिंह नगर से विभिन्न स्थानों से कहाँ राज्य के बाहर हो जाती है? तो जो दापका नदी, बाखरा नदी, गोला नदी है ये आपके नैनीताल से इनका उद्गम होता है, और ये आपके उधम सिंह नगर से राज्य के बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के चोर गलिया के पास वो कौन सी नदी निकलती है, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिल जाती है? तो जो नंदोर जो नदी है ये आपके जो नैनीताल का जो चोर गलिया के पास से निकलती है, और ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच बाउंड्री बनाती है, और अंत में ये आपके नानक सागर बांध में, या यूं बोले कि नानक सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि काली उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है, जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो काली नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है, और ये आपकी सबसे पूर्वी नदी है, और ये आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जो काली नदी है आपके पिथौरागढ़ का जो लिपुलेख का जो पास है वहाँ आपकी जो जास्कर श्रेणी है वहाँ के आपके पूर्वी ढाल पर कालापानी नामक स्थान से निकलती है। तो ध्यान रखना ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से, सिर्फ जनपद का नाम भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि पूरी ये जगह भी पूछ सकता है कि जो कालापानी नामक स्थान है कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, और ये आपकी जास्कर श्रेणी के पूरी ढाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुटियांगटी, पूरी दौड़ी गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती नदी, लदिया नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो उत्तराखंड की जो सबसे पूरी नदी आपकी काली नदी है, और कुटियांगटी जो नदी है आपकी काली की सहायक नदी है। अब पूरी दौली गंगा जो है ये भी आपकी काली की सहायक नदी है। गौरी गंगा और सरयू नदी भी आपके काली की सहायक नदी है, और लोहावती नदी और लदिया नदी भी आपकी काली की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन करा कि संग चुमना, निर्कुट,
तुमका किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी कुटियांगटी की सहायक नदियां हैं, और कुटियांगटी आपकी काली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्सर धारमा, नान नान धारमा, सिलायांगटी, कंचुटिच किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी नदियां जो हैं ये आपके नाना धारमा, सिलयांगटी, कंचुटिच, लिस्सर नदी जो है ये आपकी पूरी धौलीगंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरी नदी निकलती है, तो गोरी नदी आपके मिलन हिमनद से निकलती है, मिलन ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है, और 146 किलोमीटर बहने के बाद ये काली में मिलती है। तो जो सरयू नदी है आपकी काली की सहायक नदी है, और ये आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच बॉर्डर बनाकर ये आपके पंचेश्वर के निकट काली नदी में मिल जाती है। तो सरयू नदी के बारे में क्या क्या याद रखना, एक तो आपके ये काली की सहायक नदी है, और काली को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी है, और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आपके सरयू नदी को माना जाता है, और बागेश्वर जो है ये आपके सरयू नदी के किनारे है, और ये आपके सरमूल नामक स्थान से निकलती है, इसका उद्गम स्थल जो है आपके सरमूल नामक स्थान से निकलती है, और ये आपके काली नदी में आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर के बीच पंचेश्वर के निकट ये आपकी काली नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोमती नदी, पनार नदी, पूरी रामगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो गोमती नदी है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है, और पनार नदी भी आपकी सरयू की सहायक नदी है, और पूर्वी रामगंगा भी है आपकी सरयू की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो जो पूरी रामगंगा है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है, और ये आपके रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है ये आपका नामिक ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रीगाड़ भुजपत्रीगाड़, घरकतिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो भुजपत्रीगाड़ है ये आपकी पश्चिमी पूरी रामगंगा की सहायक नदी है, घरगतिया नदी भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदी है, और काला पानी गाड़ भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदी है, और बैरल गाड़ भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन करा कि काली नदी की वो अंतिम सहायक नदी जो राज्य से प्रभावित होती है, राज्य से प्रवाहित होती है। तो जो लदिया नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है, और ये इस काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। इससे आगे हम उत्तराखंड के जो नदी के संगम पर स्थित नगर और मंदिर उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी और सरस्वती के संगम पर कौन स्थित है? तो जो केशव प्रयाग है आपके चमोली के माणा गांव के पास स्थित है, तो यूं बोलेंगे केशव प्रयाग आपके चमोली में है, और ये आपके अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये आपके अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है। जो गोविंद घाट है ये आपके चमोली में स्थित है, और गोविंद घाट आपके जो अलकनंदा नदी और हेमगंगा है उसके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विष्णु प्रयाग है ये आपके चमोली में स्थित है, और ये आपकी जो अलकनंदा नदी और धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा है उसके संगम पर स्थित है। जो गोविंद घाट है ये आपके चमोली में है, और गोविंद घाट आपके अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। जो नंद प्रयाग है ये आपके चमोली में स्थित है, और नंद प्रयाग आपके अलकनंदा नदी और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। जो कर्ण प्रयाग है ये आपके चमोली में है, और कर्ण प्रयाग आपकी जो अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, तो जो रुद्रप्रयाग है ये आपके अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा खांडो गंगा के संगम पर स्थित है, तो जो शिव प्रयाग है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपके अलकनंदा और खांडो गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा भागीरथी यानी सास बहू के संगम पर कौन स्थित है? तो जो देव प्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये आपके सास और बहू के संगम पर स्थित है। सास आपके भागीरथी को बोलते हैं, बहू आपके अलकनंदा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलंग या तिर तिरपणी कहाँ स्थित है? तो ये आपके चमोली में स्थित है, और ये आपके अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित है। या यूं बोलेंगे अलकनंदा कल्पगंगा के संगम पर आपके हेलंग या तिरपणी स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, तो जो फैन कंडा ये आपके चमोली में है, और ये आपके अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो डूंडी प्रयाग है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये डूंडी प्रयाग जो है ये आपके अलकनंदा नदी और डूंडी नदी के संगम पर स्थित है। जो गोमुख है ये आपको उत्तरकाशी में स्थित है, गोमुख आपके भागीरथी और आकाश गंगा के संगम पर स्थित है।
जो गंगोत्री है ये आपके उत्तरकाशी में है और गंगोत्री आपकी भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर स्थित है। जो लंका ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और लंका आपके भागीरथी नदी और जाह्नवी और जड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो लंका में आपके तीन नदियों का संगम है, भागीरथी, जाह्नवी, या इसको जाह्नवी को ही आपके जड़ गंगा बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं कि लंका कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपके उत्तरकाशी में और ये आपकी भागीरथी और जाह्नवी नदी के तट पर स्थित है। जो अर्शिल है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और अर्शिल जो है ये आपकी भागीरथी और जलंधरी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और खीर गंगा नदी के संगम होता है, तो जो थराली के निकट आपके जो भागीरथी नदी और खीर गंगा आपस में मिलती है और ये आपके उत्तरकाशी में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और हत्या हारिणी नदी का संगम होता है, तो ये जो इनका संगम होता है आपके मुखा गांव के निकट उत्तरकाशी में होता है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और वरुण नदी का संगम होता है, तो भागीरथी और वरुण नदी का जो मिलन होता है ये आपके उत्तरकाशी नगर के पास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गणेश प्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, या टिहरी पुराने टिहरी को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है और गणेश प्रयाग जो है ये आपके जो गणेश प्रयाग है ये आपके इसको पुराना टिहरी के नाम से जाना जाता है और या पुराना टिहरी का नाम आपका गणेश प्रयाग था और ये आपकी भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। जो इंद्र प्रयाग या ब्यास घाट है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इंद्र प्रयाग आपकी गंगा नदी और नयार नदी के संगम पर स्थित है। जो सतपुली जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और सतपुली में आपके जो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदी है इनका मिलन होता है, या यूँ बोलेंगे सतपुली आपके पूर्वी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के संगम पर स्थित है। जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में और ऋषिकेश में आपके गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी धौली गंगा गणेश गंगा का संगम होता है, तो इनका संगम आपके गमसाली नीति में होता है और ये आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋषि प्रयाग है या रेनी प्रयाग, ऋषि प्रयाग या रेनी है ये आपके चमोली में है और यहाँ पे आपके पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और सरस्वती और अदृश्य मधु गंगा क्षीर गंगा स्वर्ण गौरी नदी का संगम होता है, तो इनका संगम आपके केदारनाथ में होता है। तो ध्यान रखना केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में और केदारनाथ आपके मंदाकिनी, सरस्वती, मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदी के संगम पर स्थित है। तो चार नदियों का यहाँ चार नहीं, पांच नदियों का यहाँ संगम हो रहा है। जो अगस्त्य मुनि ये भी आपके रुद्रप्रयाग में और अगस्त्य मुनि आपकी मंदाकिनी और धूलगाड़ी जो नदी है उसके संगम पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और अल सतरंगिणी नदी के संगम पर कौन है, तो सूर्य प्रयाग जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में और ये आपके मंदाकिनी और अल सतरंगिणी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर है, तो जो सोन प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग में और ये आपकी मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर है। अगला क्वेश्चन करा कि मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर स्थित है, तो जो कोटी प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग में और ये आपकी मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दारमा लस्सर यांगटी नदी के संगम होता है, तो जो टिडांग है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में और यहाँ पे आपके दारमा और लस्सर यांगटी जो नदी है इनका संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौरी गंगा मंदाकिनी नदी का संगम पर स्थित है, तो जो मदन कोट और ज्वार क्षेत्र है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और मदन कोट में आपके गौरी गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली और कुथी यांगटी नदी का संगम होता है, तो जो गुंजी है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इस गुंजी में आपके काली और कुथी यांगटी नदी का संगम होता है या इनका मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरी और काली नदी का संगम होता है, तो जौल जीबी जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में और इस जौल जीबी में आपके गोरी और काली नदी का संगम या मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयू गोमती अदृश्य सरस्वती नदी का संगम स्थित है, तो जो बागेश्वर है या बागेश्वर में आपके सरयू नदी, गोमती नदी और अदृश्य सरस्वती नदियों का आपस में मिलन होता है। जो कपकोट है ये आपके बागेश्वर में और कपकोट आपके सरयू नदी और खीर गंगा के संगम पर स्थित है। जो बैजनाथ है ये भी आपके बागेश्वर में और बैजनाथ भी आपकी जो है आपकी गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। जो तालेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में और तालेश्वर आपकी काली नदी और कटी पानी गाड़ जो नदी है इसके संगम पर स्थित है। जो रामेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और रामेश्वर आपके सरयू नदी और पूरी रामगंगा के संगम पर स्थित है। जो गढ़मुक्तेश्वर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है
और ये आपकी काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। तो हो सकता है कि इनसे आपका संगम ना पूछे, सिंपल तरीके से पूछ ले कि गढ़मुक्तेश्वर कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रखना, ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से जनपद में है। तो जो मीठा रीठा साहिब है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और मीठा रीठा साहिब में आपकी जो लदिया नदी और राठी नदी का आपस में मिलन होता है। जो कौसानी है आपके बागेश्वर में, और कौसानी में आपकी जो कोसी नदी और गरुड़ गंगा का आपस में मिलन होता है, या यूं बोले कौसानी आपकी कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। जो नटवाड़ है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और नटवाड़ में आपके रूपीन और शुपिन नदी का आपस में मिलन होता है, यहीं से आपके टोंस नदी का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो करसाली है आपके उत्तरकाशी में स्थित है, और करसाली में आपकी यमुना और हिरण्य बाहु नदी का आपस में मिलन होता है। हनुमान चट्टी जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इस हनुमान चट्टी में आपके यमुना और हनुमान गंगा का आपस में मिलन होता है। लाखा मंडल जो है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और लाखा मंडल में आपके यमुना और रिक्वाड़ नदी का आपस में मिलन होता है। तो पूछ सकते हैं आपकी जो रिक्वाड़ नदी है किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना, आपकी यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। तो यमुना और टोंस नदी का जो मिलन होता है ये आपके डाकपत्तर में होता है, और डाकपत्तर आपके देहरादून जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोंस और बाबर नदी का संगम होता है, तो ये आपके चक्राता के उत्तर में देहरादून में होता है। जो जागेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में, और इस जागेश्वर में आपके जो जाट गंगा और दूध गंगा का आपस में मिलन होता है। जो बिक्यानी सेण है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और बिक्यानी सेण में भी में आपके पश्चिमी रामगंगा और गगास जो नदी है इनका आपस में मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरभि नंदनी गुप्त सरस्वती नदी का संगम कहाँ है। तो जो बिबांडेश्वर है या द्वाराहाट है ये आपके अल्मोड़ा में, और यहाँ पे आपके सुरभि नदी, नंदनी नदी और गुप्त सरस्वती का आपस में मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प भद्रा नैनीगाड़ गोला नदी का संगम स्थित है। जो रानी बाग है ये आपके नैनीताल में, और इस रानी बाग के निकट आपके पुष्प भद्रा नैनीगाड़ और गोला नदी का आपस में मिलन होता है। और इससे आगे हम जो जो नदियों के तट पर जो प्रमुख नगर उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और इससे संबंधित नदियों के तट पर जो नगर बसे उससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर कौन कौन से नगर स्थित है। तो जो माणा और बद्रीनाथ है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पांडुकेश्वर भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोविंद घाट और विष्णुप्रयाग भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जोशीमठ और गोपेश्वर भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मेंताना और नंदप्रयाग भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और श्रीनगर देवप्रयाग भी आपकी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भागीरथी नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो जो गंगोत्री और भैरव घाटी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। लंका और थराली भी आपके भागीरथी के तट पर स्थित है। सुकीटोप और अर्शिल भी आपके भागीरथी के तट पर स्थित है। डबरानी और गंगनानी भी आपकी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। बटवाड़ी और मनेरी भी आपकी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी और ढूंढा भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। दरासू और नागरी भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। छाम और ढांग भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। गणेश प्रयाग और देव प्रयाग भी आपकी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के तट पर कौन स्थित है। तो जो देव प्रयाग है आपकी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कोड़ियाला और गुलर घाटी भी आपके गंगा के तट पर स्थित है। शिवपुरी और मुनि की रेती भी आपके गंगा के तट के किनारे स्थित है। ऋषिकेश और चिला भी आपके गंगा के तट पर स्थित है। हरिद्वार और खनकल भी आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना के तट पर कौन कौन से नगर स्थित है। तो जो यमुनोत्री और जानकी चट्टी आपके यमुना के तट पर स्थित है। फूल चट्टी और हनुमान चट्टी भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। श्यान चट्टी और नौगांव जो है ये भी आपके यमुना के तट पर स्थित है। और डामटा और नैनबाग भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। लाखा मंडल और कालसी जो है ये भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। और डाक पत्थर भी आपके यमुना के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है। तो जो केदारनाथ है ये आपके मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और लिन लुच्छी और रामबाड़ा भी आपके मंदाकिनी के तट पर स्थित है। गौरीकुंड और सोन प्रयाग भी आपके मंदाकिनी के तट पर स्थित है। सीतापुर और गुप्तकाशी भी आपके मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ऊखीमठ और बम ऊखीमठ और ब्रह्मवारी जो है ये भी आपके मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और भटवारी और अगस्त्य मुनि भी आपके मंदाकिनी के तट पर स्थित है। और तिलवाड़ा भी और रुद्रप्रयाग भी आपके मंदाकिनी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिलंगना के तट पर स्थित है। तो जो बिलंगना है के तट पर आपकी जो गंगी है आपके बिलंगना के तट पर स्थित है। गवाना और नई ठीरी भी आपके बिलंगना के किनारे स्थित है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिंडर नदी के तट पर स्थित है। तो जो खाती और मन मन मट्टी है ये आपके पिंडर नदी के तट पर स्थित है। नंद केसरी और थराली भी आपके पिंडर नदी के किनारे स्थित है। नारायण बगड़ और सिमली जो है ये आपके पिंडर नदी के किनारे स्थित है। कर्णप्रयाग भी आपके पिंडर के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी धौली गंगा के तट पर स्थित है। तो जो बम्पा और मलारी है ये आपके पश्चिमी धौली गंगा के तट पर स्थित है। झेलम और सुराई तोता जो है ये भी आपके पश्चिमी धौली गंगा के तट पर स्थित है। तपोवन और विष्णुप्रयाग भी आपके पश्चिमी धौली गंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि काली के तट पर कौन स्थित है। तो जो गुंजी और बुंदी बुद्धि है ये आपके काली नदी के तट पर स्थित है। मफिला और जिप्ती भी आपके हैं काली नदी के किनारे स्थित है। तवाघाट और धारचूला भी आपकी काली नदी के किनारे स्थित है। जौल जीबी और जुलाघाट भी आपके काली नदी के किनारे स्थित है। लुपरा और टनकी भी आपके काली नदी के किनारे स्थित है। टनकपुर और बनबसा भी आपकी काली नदी के तट पर स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि गौरी गंगा के तट पर कौन स्थित है। तो जो मिलम मिलम है ये आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है। गनगर और मरतोली भी आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है। रिलकोट और मापंग मापंग जो है ये भी आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है। लीलम और सिराघाट जो है ये भी आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है। और बंगा पानी और मवानी जो है ये भी आपके गौरी गंगा के किनारे स्थित है। और बरम और जौलजीबी भी आपके गौरी गंगा के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी रामगंगा के तट पर कौन स्थित है। तो जो नामिक है ये आपके पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। बिरती और तेजस जो है ये भी आपके पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। नाचनी और गोचर भी आपके पूर्वी रामगंगा के तट पर स्थित है। थल और सोमेश्वर भी आपके पूर्वी रामगंगा के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी रामगंगा या रथवाहिनी के तट पर कौन स्थित है। तो जो गैरसैंण है ये आपके पश्चिमी रामगंगा के किनारे स्थित है। मैखोली और चकुटिया भी आपके पश्चिमी रामगंगा या रथवाहिनी के तट पर स्थित है। हाट और मनसी भी आपके पश्चिमी रामगंगा के किनारे स्थित है। बिक्याड़ी सैण और पटर पानी भी है आपके पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। और कालागढ़ भी आपके पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि सरयू के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ आपके सरयू के किनारे स्थित है। बागेश्वर भी आपके सरयू नदी के तट पर है। बनकोटे भी आपके सरयू नदी के किनारे है। सेरा घाट भी आपके सरयू नदी के किनारे है। और रामेश्वर भी आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि कोसी के तट पर कौन कौन स्थित है। तो जो कौसानी जो है ये आपके कोसी के तट पर स्थित है। और हथपुड़ा सोमेश्वर जो है ये भी आपके कोसी के तट पर स्थित है। ग्वालकोट और जो है ये भी आपके कोसी के तट पर स्थित है। कोशी भी आपके कोसी के तट पर स्थित है। और कैराना और बेताल घाट जो है ये भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। अमडंडा और रामनगर भी आपके कोसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी बाग काठ गोदाम हल्द्वानी लाल कुआं किच्चा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके गोला नदी के किनारे स्थित है। या यूं बोले कि जो रानी बाग है आपके गोला नदी के किनारे है। काठ गोदाम भी आपके गोला नदी के किनारे है। हल्द्वानी और लाल कुआं भी आपके गोला नदी के किनारे और किच्छा भी आपके गोला नदी के तट पर स्थित है। जो चंपावत नगर ये आपकी जो गंडकी नदी है उसके किनारे स्थित है। और उत्तरकाशी आपकी भागीरथी नदी और वरुणा नदी और अस्सी नदी के संगम पर या इसके बीच स्थित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के झील और ताल से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के अधिकांश झील और ताल देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो अधिकांश ताल और झील देखने को मिलेंगी ये आपकी हिमानी प्रकार की झीलें और ताल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करें कि कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख झीलें और ताल कौन सी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो प्रमुख ताल है आपका नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, कुरपा ताल हो गया, गिरिताल हो गया, झिलमिल ताल, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख ताल है। अगला क्वेश्चन करें कि कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं। तो कुमाऊं के क्षेत्र में जो अधिकांश झीलें देखने को मिलेगी आपके नैनीताल जनपद में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि नैनीताल झील की खोज 1841 में किसने की थी। तो नैनीताल झील की जो खोज की थी आपके सीपी बैरन ने की थी। और ये खोज आपके 1841 में की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि जो नैना झील है ये नैना झील गिरी है आपके 7 पहाड़ियों से गिरी हुई है। जिनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नैना झील जो है आपके 7 पहाड़ियों से गिरी हुई है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी नैना पीक है या यूं बोलेंगे चाइना पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन करा कि स्कंद पुराण में त्रि ऋषि यानी अत्रि पुलस्त्य और पुलह सरोवर कहा गया था। तो स्कंद पुराण में जो आपके त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जो जाना जाता है आपके नैना झील के ताल को जाना नैना झील को के लिए
ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो जो भीम ताल है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसका जो आकार है आपका त्रिभुजाकार है और कुमाऊं क्षेत्र का ये सबसे बड़ा ताल है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो जो नौकुचिया ताल है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी आपकी 9 भुजाकार है ये और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है और ये आपके लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन करा कि पुष्कर तीत और हर की पैड़ी की तरह महत्व वाला ताल कौन सा है? तो जो नौकुचिया ताल है आपके नैनीताल में स्थित है और ये आप इसका महत्व आपके जैसे जिस तरह से आपके अजमेर राजस्थान के अजमेर का जो पुष्कर तीर्थ और हर की पैड़ी का महत्व इसी तरह इसका भी महत्व है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? तो जो बैजनाथ झील है ये आपके बागेश्वर में स्थित है और ये आपके यहाँ से आपके जो ये आपकी कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है और ये आपकी गोमती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि जल नामक ताल स्थित है। तो जल नामक ताल या सूप ताल जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि गोल आकृति और नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल कहाँ स्थित है? तो जो झिलमिल ताल है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है और ये आपके नीले रंग का नीले नीले जल का वाला ताल है और इसकी आकृति आपकी गोल है। अगला क्वेश्चन करा कि किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? तो जो श्याम ताल है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है और इस श्याम ताल के किनारे आपके विवेकानंद का आश्रम स्थित है और यहीं पे आपके झूला मेला लगता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस ताल से जल निकासी में 5 सुरंगें बनी हुई है? तो जो तड़ाक ताल है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इस तड़ाक ताल में से आपकी 5 सुरंगें बनी हुई है और ये आपके जल की निकासी के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन करा कि द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोणा ताल स्थित है। तो जो द्रोणा ताल है ये आपके काशीपुर में स्थित है या यूँ बोलेंगे उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और ये आपके द्रोणाचार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि नल दमयंती गरुड़ और राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग है? तो ये आपके 7 ताल जो हैं इसके प्रमुख अंग है और 7 ताल आपके नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन करा कि नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो जो नल दमयंती ताल है ये आपके नैनीताल में है और ये आपके पंचभुजाकार है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र की जो प्रमुख झील और ताल है ये आपके शस्त्र ताल हो गया, यम ताल हो गया, डोली ताल हो गया, पंचकंडिबाया ताल हो गया, नचकिता ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, संतोपत ताल हो गया, हेमकुंड और दुग्ध ताल हो गए हैं। तो ये गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख ताल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला ताल कौन सा है? तो उत्तराखंड में बोले या यूँ बोले कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे ज़्यादा झीलें ताल वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका चमोली जनपद है। तो ध्यान रखना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें और ताल वाला जिला आपका चमोली है, ना कि आपका नैनीताल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का अधिकांश जिले हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र की जो अधिकतर जिले हैं आपके चमोली जनपद में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो जो सहस्त्र ताल है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ताल दो कोटरे नुमा जिन्हें भाई बहन के ताल कहा जाता है? तो जो मासर ताल है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसको भाई बहनों के ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके दो कोटरे नुमा ताल है। अगला क्वेश्चन करा कि किस ताल का पानी लाल है? तो जो बासुकी ताल है आपके टिहरी गढ़वाल में और इस बासुकी ताल का जो पानी है आपका लाल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राज अंश देखने को मिलते हैं? तो जो मसूर ताल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इस मसूर ताल के किनारे कभी कभी आपके पर्यटकों को राज अंश देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि शत्रुताल कहाँ स्थित है? तो शत्रुताल जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल की कथलिंग के निकट स्थित है। तो यूं ध्यान रखना कि जो शत्रुताल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो जो कंडी बाया ताल है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका जो पानी है उबलता हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रदेश में एक सात ताल तो आपके नैनीताल में जबकि दूसरा कहाँ स्थित है? तो एक सात ताल तो आपके नैनीताल में, दूसरा आपके उत्तरकाशी के हर्षिल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली के किस ताल को आज से 600 वर्ष पूर्व एक राजा और रानी और उसके सैनिकों के कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल कहा जाता है? तो जो रूपकुंड है ताल है ये आपके चमोली में स्थित है और इसको आपके कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपके इसमें आपके 600 ईसा पूर्व में एक राजा रानी और सैनिकों के कंकाल
मिलने के कारण इसको आपके कंकाली ताल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो जो होम कुंड है ये आपके चमोली में स्थित है और होम कुंड के चबूतरे पर आपके नंदा देवी का डोला रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वो कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो लोकपाल हेमकुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ पे आपके 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस झील में लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के कारण ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है। तो जो लोकपाल हेमकुंड है ये आपके यहाँ से आपके लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और इसके किनारे आपके लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है और इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। अगला क्वेश्चन करा कि चमोली में 3 कोणों वाला कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड हैं? तो जो संतोपत ताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और इसी संतोपत ताल से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है और ये आपके 3 कोणों वाला ताल है और इसी से होकर आपकी अलकनंदा नदी निकलती है और इस संतोपत ताल के निकट आपके सूर्य और चंद्र नाम के 2 कुंड देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेष नाग के अश्वों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है। तो जो शेष नेत्र झील है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है और ये आपके शेष नागों के आंसुओं से ये झील बनी हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाता है? तो जो चौराबाड़ी ताल है और चौराबाड़ी ताल है इसको यहाँ आपके सुरवदी ताल के नाम से जाना जाता है और ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और 1948 में गांधी जी की अस्थिया को यहाँ पे विसर्जित किया गया था, इस कारण इसको आपके गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि लाल काली सफेद मछलियाँ वाला बधानी ताल कहाँ स्थित है? तो जो बधानी ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में स्थित है और बधानी ताल में आपके लाल काली और सफेद मछलियाँ देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन करा कि कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है? तो जो बैनी ताल है ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपके नंदा देवी के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगा ताल और आंचरी ताल स्थित है। तो जो लिंगा ताल और आंचरी ताल है ये आपके फूलों की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नचकेता ताल स्थित है। तो नचकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर मछलियों के लिए 6 कोणों वाला ताल कौन सा है? तो जो डोडी ताल है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये आपके सुंदर मछलियों का ताल है और यहाँ पे 6 कोणों वाला ताल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल का आकार अंडाकार है? तो जो बेंकल ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में और इस बेंकल ताल का जो आकार है आपका अंडाकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राम तीर्थ सागर सुमन सागर स्थित है। तो जो राम तीर्थ सागर सुमन सागर झील है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनेरी और जोशियाड़ा कृत्रिम झील है। तो मनेरी और जोशियाड़ा झील जो है आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पुनः उद्वारित या नवनिर्मित झीलें गदेरे कौन से हैं? तो जो आपका मो नारी गदेरा ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। सोगोड़ा गदेरा आपके अल्मोड़ा में स्थित है। बैजनाथ झील जो है आपके बागेश्वर में स्थित है और अम्बी वाला जलाशय आपके देहरादून में स्थित है और सूर्यधार जलाशय आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में निर्माणाधीन जलाशय कौन से हैं? तो जो कोलीडेक जलाशय ये आपके चंपावत में है, ये निर्माणाधीन है। थरकोट झील जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और गगास जलाशय जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और लवाली झील जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर और उस हिमनद देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में कुल 238 ग्लेशियर हैं जो कि फैले हुए हैं। तो उत्तराखंड में कुल 238 ग्लेशियर है जो कि लगभग आपके 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ धूनागिरी संतोपथ भागीरथी हिप्राबामक आदि ग्लेशियर है। तो जो बद्रीनाथ ग्लेशियर ये भी आपके चमोली में स्थित है। धूनागिरी ग्लेशियर भी आपके चमोली में स्थित है। संतोपथ पंथ ग्लेशियर भी आपके चमोली में है और भागीरथी ग्लेशियर भी आपके चमोली में है और हिप्राभामक ग्लेशियर भी आपके चमोली जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो जो मिलम ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। काली ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। हीरामणि ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में। नामिक और पिनोरा ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में। और रालम और पेंटिंग ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में। बंदरपूछ ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ में। और डोरियानी ग्लेशियर भी आपके, सॉरी, उत्तरकाशी में है। तो जो उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपको उत्तरकाशी में, और बंदरपूछ ग्लेशियर भी आपके उत्तरकाशी में, और डोरियानी ग्लेशियर भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो जो सुखराम ग्लेशियर है आपके बागेश्वर जनपद में है। सुंदरडूंगा ग्लेशियर भी आपके बागेश्वर में। कपनी और मैगतोली ग्लेशियर भी आपके बागेश्वर जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर ये आपके रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ ग्लेशियर भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि पिंडारी ग्लेशियर स्थित है। तो पिंडारी ग्लेशियर जो है ये आपके बागेश्वर और चमोली में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि गढ़वाल राज्य और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो जो गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर ये आपको उत्तरकाशी में स्थित है, और ये उत्तराखंड का और गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर और चमोली जनपद में स्थित है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है आपका मिलन हिमनद है, और ये आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून जनपद में कौन कौन से प्रपात है। तो जो पट्टा और हाड़ी प्रपात है ये आपके मसूरी के निकट स्थित है, और मसूरी आपके देहरादून में है। सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है ये आपके देहरादून में। और टाइगर फॉल जो है, टाइगर जलप्रपात है जो है आपके चकराता के निकट है। और किमोना जो फॉल है ये भी वाटरफॉल है, ये भी आपके चकराता के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केम्प्टी प्रपात कहाँ स्थित है। तो केम्प्टी जलप्रपात जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो मसूरी के बगल में, लेकिन है आता ही आपके टिहरी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बसुंधरा जलप्रपात है। तो बसुंधरा जलप्रपात आपके चमोली जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुनस्यारी, बिरती और बुरबुनी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो जो मुनस्यारी जलप्रपात है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और बिरती फॉल भी आपके आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और बुरबुनी और बेलछड़ा जो जलप्रपात है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बेट प्रपात स्थित है। तो जो कार्बेट प्रपात है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरुड़ गरुड़ चट्टी जो ऋषिकेश के निकट है ये कहाँ स्थित है। तो गरुड़ चट्टी जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सप्तेश्वर प्रपात कहाँ है। तो सप्तेश्वर प्रपात आपके चंपावत जनपद में है। खराड़ी जलप्रपात कहाँ है। तो खराड़ी जलप्रपात आपके गंगा नदी के निकट है, गंगनानी के निकट है, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो प्रमुख ठंडे जल के कुंड देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताना है कि जो चमोली या बद्रीनाथ के आसपास कौन कौन से कुंड देखने को मिलेंगे। तो जो नारद कुंड और त्रिकुट कुंड है ये आपके ठंडे जल के कुंड है, और ये आपके बद्रीनाथ के पास देखने को मिलेंगे। जो मानुषी और सत्यपथ कुंड है ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है, और ये भी आपके बद्रीनाथ के आसपास देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा और गौरी कुंड भी आपके ठंडे जल के कुंड है, और ये भी आपके बद्रीनाथ के देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा कि चमोली में कौन कौन से कुंड है। तो जो बैतरणी कुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये भी आपके ठंडे जल का कुंड है। और सोम और विष्णु कुंड जो है ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है, ये भी आपके चमोली में स्थित है। सूर्य और चंद्र कुंड जो है ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है, और ये भी आपके चमोली में स्थित है। हेम होम और रूप कुंड जो है ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है, और ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। नंदी और नंदा और परी कुंड जो है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, और ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है। बेदिनी और शाडिल्य और ऋषिकुंड जो है ये भी आपके चमोली में स्थित है, और ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी में कौन कौन से ठंडे जल के कुंड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु और सूर्य और गौरी कुंड जो है ये आपके ठंडे जल के कुंड है, और सारे के सारे जो कुंड है ये आपके गंगोत्री में है, और ये यूं बोले कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और सप्त कुंड जो है ये भी आपके उत्तरकाशी में, और ये भी आपके ठंडे जल का कुंड है।
रुद्र और देवकुंड जो है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में, और ये भी आपके ठंडे पानी के कुंड है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में कौन कौन से कुंड है। तो जो रेतस कुंड है और हंस कुंड है ये आपके केदारनाथ में स्थित है। और ईर्षाण और उदक जो कुंड है ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है और आपके केदारनाथ में स्थित है। अमृत और हवन कुंड भी आपके केदारनाथ में स्थित है और ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है। अगला क्वेश्चन करा कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन से कुंड है। तो सरस्वती, ब्रह्मा और नाग कुंड जो है ये आपके ठंडे जल के कुंड है और ये आपके उत्तरकाशी सॉरी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सरस्वती कुंड जो है ये आपके तुंगनाथ के निकट है और ये भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। गौरी और नंदी कुंड भी है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी के देवप्रयाग में कौन कौन से जल कुंड है। तो ब्रह्मा कुंड और वशिष्ठ कुंड और नारसिंह कुंड जो है आपके देवप्रयाग में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि ब्रह्मा कुंड हर की पौड़ी में स्थित है, तो ये आपके हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी, ब्रह्मा, उक्षर, कटोज, हरचंद, बालचंद कुंड है, तो ये आपके सारे पिथौरागढ़ में स्थित है। या यूं बोलेंगे कि पिथौरागढ़ में कौन कौन से कुंड है। तो ध्यान रखना, सूर्य, नंदा और पार्वती जो कुंड है ये आपके ठंडे जल के कुंड है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मैसर, थामरी और ब्रह्मा जो कुंड है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये भी आपके ठंडे जल के कुंड है। उक्षर, कटोज और हरचंद जो जल कुंड है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो बालचंद कुंड है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला ऑप्शन करा कि नंद और देवी कुंड कहाँ स्थित है। तो नंद और देवी कुंड जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। सीता कुंड जो है ये आपके ठंडे जल का कुंड है और ये भी आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और ब्रह्मा कुंड जो है आपके ठंडे जल का कुंड है और ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के गर्म जल कुंड को देखेंगे। तो जो तप्त कुंड और सूर्य कुंड है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ के निकट स्थित है और ये आपके गर्म जल के कुंड है। तप्त और सलादार और बाप आदि चार जो कुंड हैं ये आपके चमोली के तपोवन में स्थित है। या यूं बोलें कि चमोली में कौन कौन से कुंड है। तो तप्त कुंड, सलादार कुंड, बाप कुंड जो है ये आपके चमोली में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन से कुंड है। तो अग्नि कुंड और बौरी कुंड जो है बौरी कुंड और अम्बुला कुंड जो है ये आपके गर्म जल के कुंड है और ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और गौरी कुंड भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यानी उत्तरकाशी के यमुनोत्री के कुंड कौन कौन से हैं। तो जो सूर्य तप्त कुंड है ये आपके उत्तराखंड के सबसे गर्म कुंडों में से एक है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और गौरी कुंड भी आपके यमुनोत्री में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि गंगानी नामक गर्म कुंड है। तो गंगानी नामक जो गर्म कुंड है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि तप्त कुंड और मदन कोट कुंड कहाँ स्थित है। तप्त कुंड जो है ये आपके धारचूला के निकट है और जो मदन कोट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यानी तप्त कुंड और मदन कोट कुंड है ये आपके गर्म जल के कुंड है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगले क्वेश्चन आपके जल स्रोत संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुल, नौले, दारे, झीलें, कुंड, खाल, सिमार आदि है। तो ये आपके उत्तराखंड के आपके पारंपरिक जल स्रोत और संरक्षण की विधियां हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल 26 जलाशय हैं और 116 उप जलागम है। उत्तराखंड में कुल 26 जलागम है और 116 उप जलागम है, जबकि सूक्ष्म जलागम कितने हैं। तो सूक्ष्म जलागम आपके 1110 है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में सूक्ष्म जलागम क्षेत्र है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में से 188 है, तो ये आपके अभयारण्य और हिम क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम वाले 4 जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म जलागम वाले क्षेत्र हैं आपके सबसे ज़्यादा आपके उत्तरकाशी में है। यहाँ पे आपके 165 है, फिर आपके चमोली में, फिर आपके टिहरी गढ़वाल, फिर आपका पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जो 4 जिले हैं आपके सबसे कम आपके उधम सिंह नगर में है, उसके बाद आपके चंपावत, उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग, उसके बाद आपके बागेश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय और किसानों के हित में सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ग्रामीण समुदाय और किसानों के हित में जो सरकार द्वारा जो किया जा रहा है ये आपके जलागम क्षेत्र का उपचार किया जा रहा है। तो ये आपके उत्तराखंड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे।